सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम हमेशा से एक जगह रहा है जहां देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमास सॉल्व किए जाते हैं और आज एक ऐसा ही हिस्टोरिकल फेज कंक्लूड हुआ है जब एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो खुद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के अंडर भेजा था अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंचा और फाइनली अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जजमेंट भी रिजर्व कर लिया है। ये रेफरेंस डायरेक्टली लिंक्ड है गवर्नर्स के पावर्स और उनके टाइमलाइंस के साथ और इनडायरेक्टली हमारे डेमोक्रेसी के हार्ट बीट के साथ। तो स्टोरी स्टार्ट हुई थी 19 अगस्त को जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस एस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा एंड अतुल एस चंदुरकर ने इस रेफरेंस की हियरिंग शुरू की थी। 10 दिन तक चलने वाली इस इंटेंस लीगल बैटल ने एक बार फिर से एक फंडामेंटल सवाल उठा दिया। हाउ लॉन्ग कैन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट स्ट्रेच देयर कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस एंड कैन द जुडिशरी बाइंड देम विद इन टाइमलाइंस। सीजीआई बी.आर. गवई का एक रिमार्क तो सीधा मैटर के हार्ट पर हिट करता था। उन्होंने कहा कि आई पब्लिकली से दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर in doctrine of separation of powers and though judicial activism has to be there, it should not turn into judicial adventurism. But at the same time, if one wing of the democracy fails in discharging its duties, would the court, which is the custodian of constitution, be powerless and sit idle? एक तरफ उन्होंने रिस्ट्रेन की बात की और दूसरी तरफ कोर्ट की ड्यूटी का वेट भी समझाया। मतलब अगर गवर्नर इनडेफिनिटली बिल्स को रोक देते हैं तो क्या कोर्ट बस देखते रहे? यही डिलेमा इस रेफरेंस का कोर है। अब बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है कि अप्रैल 11, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी। उसमें क्लियर किया गया कि गवर्नर्स रीजनेबल टाइम के अंदर बिल्स पर डिसीजन ले। कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को एक्सक्यूज बनाकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टॉल नहीं किया जा सकता। साथ ही आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट के डिसीजंस पर भी एक लिमिट डाली गई। उनको 3 मंथ्स के अंदर डिसाइड करना होगा। यही रूलिंग थी जिससे सेंटर और प्रेसिडेंट दोनों अनईजी फील कर रहे थे। इसी वजह से प्रेसिडेंट मुर्मू ने 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को रेफर किए। सवाल सिंपल थे लेकिन उनका वेट बहुत बड़ा था। क्या कोर्ट प्रोसीजरल मैकेनिज्म्स बना सकता है जहां कॉन्स्टिट्यूशन खुद साइलेंट है? क्या कोर्ट गवर्नर्स और प्रेसिडेंट पर आर्टिफिशियल डेडलाइंस इम्पोज करके उनके डिस्क्रेशन को लिमिट कर रहा है? और क्या ये फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब करेगा? अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम के अंदर जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने तीखे आर्ग्यूमेंट्स रखे। उन्होंने एक दमदार लाइन से शुरुआत की कि द वे द कोर्ट डिसाइड्स दिस केस विल डिटरमाइन हाउ द कंट्री इज गवर्न्ड। मतलब ये सिर्फ एक तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर का केस नहीं है, ये पूरे इंडिया का गवर्नेंस मॉडल रीडिफाइन कर सकता है। अपने आर्ग्यूमेंट को सॉलिड बनाते हुए एस.जी. तुषार मेहता ने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि मान लो अगर एक स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसा बिल पास कर दे कि वो स्टेट अब यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा, तो गवर्नर के पास रिफ्यूजल ऑफ असेंट का ऑप्शन होना ही चाहिए। ये एक शॉकिंगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल होगा और अगर गवर्नर के डिस्क्रेशन को लिमिट कर दिया गया तो वो कैसे रोक पाएगा? कोर्ट रूम में एक मोमेंट के लिए सबको क्लैरिटी मिल गया कि एस.जी. मेहता किस एंगल से आर्ग्यू कर रहे हैं। गवर्नर्स के डिस्क्रेशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के रूप में प्रोटेक्ट करना। अब एस.जी. मेहता ने और भी पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि स्टेट्स का कोर्ट अप्रोच करना गवर्नर के खिलाफ एक रिलेटिवली न्यू फेनोमेना है। खास करके दिल्ली गवर्नमेंट के टाइम पर ये ट्रेंड ज्यादा दिखा है। पहले सिस्टम एक हार्मनी के साथ चल रहा था लेकिन अब इंक्रीजिंगली लिटिगेशंस के थ्रू चैलेंज किया जा रहा है। सबसे बड़ा कंटेंशन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक रिट ऑफ मैंडेमस गवर्नर या प्रेसिडेंट को इशू कर सकता है? मतलब क्या कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि गवर्नर एक बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजे या फिर असेंट दे? एस.जी. मेहता ने इसको डेंजरस प्रेसिडेंट बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्राडिक्टरी पिटिशंस आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ एमएलएस कहेंगे कि गवर्नर को बिल रेफर करना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं करना चाहिए। और अगर कोर्ट हर जगह इंटरवेन करे तो डिस्क्रेशन का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। अब जस्टिस सूर्यकांत ने बीच में एक नुआंस्ड ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि एक बात है गवर्नर को कहना कि डिसीजन ले लो और दूसरी बात है उन्हें फोर्स करना कि एक पर्टिकुलर डिसीजन लो। ये दोनों में एक फाइन लाइन है। लेकिन एस.जी. मेहता ने इंसिस्ट किया कि जब डिस्क्रेशन एक्सप्लिसिटली दिया गया है और कोई टाइम लाइन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रिस्क्राइब की तो जुडिशरी को टाइम लाइन क्रिएट करने का पावर नहीं है। अपने फाइनल सबमिशंस में एस.जी. मेहता ने एक और ज्यादा पावरफुल चीज बोली। उन्होंने सजेस्ट किया कि तमिलनाडु केस का अप्रैल 11 जजमेंट नॉट द करेक्ट लॉ डिक्लेयर किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने 2G केस का रेफरेंस दिया। वहां कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक जजमेंट पार्टीज के लिए बाइंडिंग हो सकता है लेकिन उसमें जो व्यू ऑफ लॉ है उसे फ्यूचर में ओवर रूल किया जा सकता है। मतलब प्रेसिडेंट को चैलेंज किया जा सकता है। अब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने भी अपने स्टैंड रखे जो इक्वली कंपेलिंग थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 का जो फ्रेमवर्क है वो एक डेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। उन्होंने कहा कि कोर्ट्स कैन एंड मस्ट रीड राइट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बट हियर इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट्स।
इट इज अ मैटर ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने और क्लैरिफाई किया कि गवर्नर के पास जो इंडिपेंडेंट जजमेंट का स्पेस है वो आर्टिकल 200 के अंदर डेलिब्रेटली रखा गया था, और अगर कोर्ट आर्टिफिशियली इस डिस्क्रेशन को कंस्ट्रेन करेगा तो वो एक तरह से डिजाइन को डिस्टॉर्ट कर देगा। एजी ने कंक्लूड किया कि गवर्नर के पास जो 4 ऑप्शंस होते हैं, एसेंट देना, एसेंट डिनाई करना, बिल रिटर्न करना या बिल रेफर करना, उनमें से उनको अपना डिसीजन फ्री विल के बेसिस पर लेना चाहिए। ये आर्गुमेंट सुन के क्लियर है कि दोनों तरफ से रीजनिंग अपनी जगह स्ट्रॉन्ग थी। जुडिशरी के सामने एक टफ क्वेश्चन था, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के डिस्क्रेशन को प्रिजर्व करना। अब इस रेफरेंस का सिग्निफिकेंस समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री भी याद रखना जरूरी है। आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रेयर होता है लेकिन इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे बेरीबरी केस में 1960s में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था जहां टेरिटोरियल सेशन का क्वेश्चन था। 2G स्पेक्ट्रम केस में भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था टू क्लैरिफाई नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन के प्रिंसिपल्स। हर बार सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ने गवर्नेंस का एक नया तरीका शेप किया है, और अब गवर्नेंस पावर्स पर जो ओपिनियन आएगा वो फेडरल पॉलिटिक्स और स्टेट सेंटर रिलेशंस को डीपली इम्पैक्ट करेगा। पॉलिटिकल स्टेक्स तो मैसिव है। अगर कोर्ट अपना अप्रैल 11 वाला स्टैंड रीअफर्म करता है और गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फिक्स करता है तो स्टेट्स को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी तक कई बार देखा गया है कि गवर्नर बिल्स को मंथ या ईयर तक पेंडिंग रख देते हैं, जिससे लेजिस्लेचर की विल फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ये डिसीजन एक चेक होगा और गवर्नेंस को अकाउंटेबल बनाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने सेंटर के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए और डिस्क्रेशन को अनटच्ड रखा तो इसका मतलब होगा कि स्टेट्स को फिर से उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर्स अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से बिल्स डिले कर सकते हैं। ये आउटकम अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के लिए एक बड़ा झटका होगा और सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब CJ BR गवई ने जो रिमार्क दिया कि वो एक तरह से कोर्ट की डिलेमा को कैप्चर करता है। वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, लेकिन उन्होंने ओपनली ये भी बोला कि अगर एक विंग फेल हो जाए तो कोर्ट आइडल नहीं बैठ सकता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स है जो कोर्ट को रिजॉल्व करना होगा। अब सबकी नजर है अगले 2 महीने पर जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल ओपिनियन देगी, क्योंकि CJ BR गवई की रिटायरमेंट से पहले ये एक माइलस्टोन जजमेंट जरूर आएगा जो या तो अप्रैल 11 रूलिंग को स्ट्रेंथन करेगा या उसे ओवरटर्न करके डिस्क्रेशन को फिर से ओपन एंडेड छोड़ देगा। जो भी हो, एक बात पक्की है, ये डिसीजन सिर्फ एक टेक्निकल लीगल क्लैरिफिकेशन नहीं होगा बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये एक नया चैप्टर लिखेगा। क्या हम एक अकाउंटेबल फेडरल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहाँ टाइमलाइंस क्लियर होंगे, या फिर डिस्क्रेशन का ब्रॉड कैनवस प्रिजर्व होगा जहां गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स अपने टाइमिंग और जजमेंट के साथ काम करेंगे? यही सस्पेंस अभी बाकी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।